विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित शर्मा ने। और क्या कुछ कहा है कंवरपाल गुर्जर ने, आपको सुनाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कई मामलों को लेकर जो विरोधी विधायक हैं यानी कि विपक्ष के विधायक उनकी ओर से जोर शोर से कई मुद्दों को उठाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो शोर देखने को मिला वो आवारा पशुओं का मामला था। और इसके साथ ही किसानों के मुआवजे को लेकर भी जो विपक्षी विधायक हैं सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की है। इन तमाम मसलों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद जी। पहला सवाल सर मेरा आपसे यह है कि आज सदन के अंदर जिस तरीके से आवारा पशुओं का मामला उठाया गया, किसानों के मुआवजे का मामला उठाया गया, इसके अलावा और भी तमाम मामले थे जिनको सदन के अंदर उठाया गया, लेकिन आवारा पशुओं का जो मामला है सर, मैं इसको गंभीरता से इसलिए लेता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है सर। यूपी चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और सर वहां पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर फाइट देने की पूरी कोशिश में है आप लोगों को, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप मानते हैं ऐसा? हाँ नहीं बिल्कुल हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। और जो हमारे से पूर्व की सरकार थी और वर्तमान अब जो हमारी सरकार है, तो हमारे टाइम में जो गौशाले हैं वो लगभग 2 गुना की और लगभग 4.5 लाख जो पशु हैं उन गौशाला में हैं और 1 लाख के आसपास जो पशु हैं वो इस प्रकार से सड़कों पर हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है और माननीय मंत्री जी ने इस बात का जवाब भी दिया है कि हम आने वाले टाइम में और भी जो गौ चरांद की जमीन है उनमें से कुछ जमीन ने हम इस प्रकार से लाट करने की विचार कर रहे हैं कि और गौशालाएं मिल जाए और वहाँ चारे की व्यवस्था भी उन्हीं से हो जाए। तो इस प्रकार का हमारा प्रयास है। दूसरा उनके कुछ और भी थे, जैसे बंदर का था, कुत्ते का भी था, नील गाय का भी था। तो नील गाय के बारे में तो ना तो जो जिन्होंने गीता बुक्कल जी ने सवाल उठाया था ना तो उन्होंने उसके बारे में कोई समाधान बताया, ना ही हमारे दिमाग में कोई ऐसा समाधान है कि नील गाय का हम क्या कर सकते हैं। जहां तक बंदर का था, भी बंदर की भी एक समस्या है। वैसे समस्या तो वाकई ही बहुत गंभीर है, लेकिन विचारणीय है। जहां तक स्ट्रीट डॉग की भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस पे कहा कि इस पर विचार करके देखते हैं इसका क्या समाधान हो सकता है। उसका समाधान भी किसी ने वहाँ जिन्होंने सवाल उठाया उन्होंने भी किसी ने सुझाया और उन्हें केवल जो गाय है और जो सांड है जो ऐसे घूमते हैं उनके बारे में ही बात उठी। उनके बारे में तो पूरा जवाब दे दिया। लेकिन ये जो 2 विषय हैं ये भी विषय है। जहां तक मैं समझता हूँ बंदर कुत्ते वाला भी जो है ये भी काफी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। लेकिन सर मैं एक और बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जवाब दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से और कहा गया कि पंजाब और राजस्थान से ये जो आवारा पशु हैं ये इधर आते हैं, इसकी वजह से दिक्कतें ज्यादा होती हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि भाई आप पड़ोसी जो राज्य हैं उनको इसके लिए दोष दे रहे हैं, ये ठीक है क्या? नहीं, ये तो उन्होंने ही प्रश्न उठाया था। जो अमित सिहाग जी हैं, अमित सिहाग जी ने ये बात कही थी कि जो मंडियां हैं पंजाब की हरियाणा की सीमा के पास लगती हैं, जो कि नियम अनुसार 40 किलोमीटर अंदर लगनी चाहिए। उनमें से कुछ नकारा पशु होते हैं ऐसे जो किसी काम के नहीं होते, तो वो छोड़ जाते हैं और वो ऐसा हमारी साइड में भी आ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने सवाल उठाया था। ये हमने कोई इस प्रकार का सवाल नहीं उठाया कि सारे पशु दर्शाते हैं। दूसरा उनका कहना ये था कि जो राजस्थान से गायें यहाँ बहुत चरने के लिए आती हैं तो उनमें से भी कुछ गायें आ रही रहती है, इस प्रकार का प्रश्न उनका था। लेकिन ये बड़ी संख्या में गाय आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गायें वैसे रह जाती हैं, कोई उनका इरादा ऐसा नहीं मुझे लगता कि इस प्रकार का इरादा होता होगा, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ गाय आते नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा उसकी नॉलेज भी नहीं है कि इस प्रकार से वो कोई गाय छोड़ते होंगे। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम कोई ना कोई व्यवस्था की करेंगे आने वाले टाइम में, इसमें और ज्यादा सक्रियता से काम। बिल्कुल, क्योंकि सर आप शिक्षा मंत्री भी हैं और इसीलिए एक जो बड़ा विषय है वो है 134 के तहत, नियम 134 के तहत जो निजी स्कूलों में दाखिला मिलना है गरीब बच्चों को, एक बड़ा सपना जो सरकार ने दिखाया है। हालांकि ये बहुत पहले से नियम लागू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की सरकार ने इसको लागू किया है, ये पहले से ही है, लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। लगातार हम भी हर खबर के जरिए लोगों की जो भावना है, जो पेरेंट्स हैं उनकी जो बातें हैं उनको दिखा रहे हैं, वो परेशान है। आपने भी कई बार कहा है कि भाई स्कूलों के खिलाफ आपने सख्ती की है, हम इस बात को मानते हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्कूलों को नियम 134 से कहते हैं दाखिला लेना ही होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई असर पड़ नहीं रहा है, जो निजी स्कूल संचालक है मनमानी अभी भी कर रहे हैं। देखिए, जितने एडमिशन इससे पूर्व में हुए हैं परसेंटेज वाइज अब की बार वो एडमिशन ज्यादा है। जो पिछले एडमिशन थे वो 39 पॉइंट कुछ थे, अब की बार के जो एडमिशन 46 पॉइंट कुछ हैं। तो एडमिशन तो पहले से ज्यादा है,
लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे प्रचार ज्यादा था, इसलिए ज्यादा उसकी चर्चा हुई कि वो जितने लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया जो एग्जैक्ट नहीं, ये सवाल सर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में ये सवाल आपके सामने आने वाला है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काल टेंशन लगा हुआ है और वो अभी जल्दी सामने आएगा, निश्चित तौर से उस पर जवाब देंगे। हमने जिन कुछ परसेंटेज जो बच्चे हैं वो रहे हैं, बिल्कुल बच्चे मानता हूँ 8-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, और वो हैं जो बच्चों ने अपने स्कूल निश्चित किए कि हम इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन स्कूलों ने उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, और हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस कर दिया और हमने ये भी कह दिया कि उनकी मान्यता क्यों ना तुम्हारी मान्यता रद्द कर दी, लेकिन वो सारे स्कूल कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि इतना सख्त स्टेप नहीं लेना, इनके खिलाफ इतना सख्त स्टेप उसने कोर्ट ने कर दिया। उसमें आगे डेट लगी हुई है, अब कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है उसकी बात है, लेकिन हमने निश्चित तौर से जो था हमने सख्त कार्रवाई की तरफ हमने हमारे कदम बढ़ा दिए। सर बजट को लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा का जो बजट है उसको लेकर क्या उम्मीद की जाए, क्या इस बार बजट में आप बढ़ोतरी करने वाले हैं, या किस तरीके से खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ बजट में रहेगा खास? देखिए, जब से सरकार बनी पिछले 2 साल में, पिछले साल में भी और जो इससे पिछला गया उस साल, दोनों साल में बढ़ा के बजट दिया और मेरे ख्याल 15% के करीब बजट बढ़ा के दिया था, तो काफी अच्छा बजट हमें दिया था। लेकिन कोरोना काल की वजह से हम उतना काम नहीं कर सके जितना काम हम कर सकते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमें अच्छा बजट मिलेगा। हालांकि कोरोना काल में भी हमने काफी संख्या में कॉलेज भी खोलने का काम किया, और जो संस्कृति मॉडल स्कूल थे जो केवल पहले 22 ही होते थे, हमने 114 खोलने का काम किया। हालांकि हमने काफी अच्छा काम किया उसमें, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते थे उतना हम नहीं कर सके, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल भी बंद रहे। बिल्कुल सर। सर एक और मामला पिछली बार अभी 3-4 दिन पहले एक सामने आया था, फरीदाबाद का एक डीपीएस स्कूल है, वहां पर एक छात्र सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसी के स्कूल के जो छात्र हैं वो लगातार उसको परेशान कर रहे थे। उसकी जो माँ है वो भी इसी स्कूल में टीचर थी, बार बार शिकायत की गई, माँ की तरफ से भी की गई, बच्चों की तरफ से, उस बच्चे की तरफ से भी की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आखिरकार उसने 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले को लेकर सर सबसे पहले हम कि यह मामला आपके संज्ञान में आया या नहीं आया, अब आया है तो कहां तक कार्रवाई हुई है, क्या आपने जवाब तलब किया है, आपके विभाग ने इस पूरे मामले में कहां तक कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है सर। देखिए, विभाग की तरफ से ना ही तो कोई शिकायत कंप्लेंट हमारे पास कुछ भी, ना हमारे पास विभाग के पास की, ना हमारे पास कोई भी मामला तो आपके संज्ञान में आया होगा ना? मेरे पे कोई नहीं आई इसकी शिकायत। और जहाँ तक है तो मैं समझता हूँ कि शायद जो कानूनी कार्रवाई होती होगी तो निश्चित तौर से जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में की होगी, इसलिए शायद उसने हमारे पास शिकायत कोई की नहीं। हाँ, जानकारी में मेरी है, मैंने अखबार में पढ़ा इस बात को। मानते हैं लेकिन गंभीर मामला है? बिल्कुल गंभीर मामला है, और कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार निश्चित तौर से बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, जिससे वो बच्चा टेंशन में आए और उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई भी काम ना ही बच्चों को करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल है सर मेरा, मैंने एजुकेशन सेक्टर के लिए तो पूछ लिया आपसे शिक्षा मंत्री होने के नाते, लेकिन मैं सर ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की जाती है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की जाती है, तो मंत्री होने के नाते ये सवाल मेरा आपसे है सर कि क्या उम्मीद करें सरकार से, ये जो बजट होगा ये कैसा बजट होगा, और जो बार बार आप दावा कर रहे हैं कि भाई ये जनहित में बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं। और एक और बात, क्योंकि आप कह रहे हैं विमेंस डे पर इसको हमने इसलिए प्रेजेंट करने की बात कही है क्योंकि हम विमेंस के लिए भी कुछ खास इस बजट में करने वाले हैं। नहीं, हम तो शुरू से विमेंस के लिए खास करते रहे हैं, इसमें कोई नहीं। चाहे 50% चुनाव में जो हमने कहा कि 50% पे महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, 50% पे पुरुष लड़ेंगे, पहले 33% था, हर जगह हमने पूरा मान सम्मान दिया और उन्होंने जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा काम हमारी लड़कियों ने, बेटियों ने भी करके दिखाया। चाहे वो कोई खेल का फील्ड था, चाहे कोई पढ़ाई का फील्ड था, हर जगह उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, इसमें कहीं उन्हें कोई कसर नहीं रखे। और जहां तक बजट की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज के विशेषज्ञ हैं
और जब उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था तभी सभी विधायकों को उन्होंने बुलाया था और उनके सबकी इसके साथ सलाह मशवरा किया था। और अन्य अन्य फील्ड के भी चाहे इंडस्ट्री थी दूसरे, उनसे भी सलाह मशवरा किया और जो बजट आया वो बहुत अच्छा बजट आया था। अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे सुझाव लिए हैं और सुझाव केवल ऐसे नहीं जैसे आप पहले देखते थे कि सुझाव तो ले लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और जब बजट भाषण पढ़ते हैं तो उसका जिक्र भी करते हैं कि इस विधायक का है। और हमने इसके मामले में कभी कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं की है। और जो अन्य उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उनसे भी हमने राय ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी राय ली है। और अब लेकिन अभय सिंह चौटाला और बाकी जो आपके जो विरोधी हैं वो तो ये कह रहे हैं सिर्फ दिखावा करते हैं आप कि हम राय ले रहे हैं, लेकिन आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप बजट भाषण पढ़ के देख लो, वहां माननीय मुख्यमंत्री ने जिक्र किया उस विधायक का कि फला इस विधायक की ये सुझाव था, मैंने उस पर अमल किया, इस विधायक का ये सुझाव था, उस पर अमल किया। और उसके साथ साथ अब की बार कमेटियां गठित कर दी और कमेटियों में सारे लोग हैं, सत्ता पक्ष भी है विपक्ष भी है, और उनसे कहा कि भाई आप कमेटियां बन के उसके अन्य अन्य जो हैं अपना कुछ उसमें बांट के उसको अलग अलग उसको सौंप दिया विधायकों को, वो उसका अध्ययन करें। और अगर उन्हें लगता है कुछ बढ़ाना या घटाना, बजट तो उतना ही रहेगा लेकिन उसमें उन्हें लगता है कि इस मद में ज्यादा पैसा दे दिया और इस मद में कम पैसा दिया, यहाँ देना चाहिए था, अगर वो सुझाव देंगे तो हम उस पर प्रयास करेंगे। तो मतलब इतना अच्छा प्रयास है मुख्यमंत्री जी का। और जो हमारी विकास की दर है वो नंबर 1 पे है, अच्छी है। और आने वाले टाइम में भी मुझे पूरी उम्मीद है। और स्वयं वित्त मंत्री जो केंद्र की वित्त मंत्री है उसने भी हमारे प्रबंधन की तारीफ की है कि हरियाणा का प्रबंधन देश में सबसे अच्छा है। सर मैं वैसे अगला सवाल आपसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने इस बात को किया है तो बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो चुका है प्रदेश के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में इस बजट को हम पेश कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कोरोना काल के बीच इस बजट को पेश किया जाना। आपको जो लॉस हो रहा है उसको भी देखना है, जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है उसको भी देखना है, यानी कि तमाम चैलेंजेस आपके सामने, उनको मद्देनजर रखते हुए इस बजट को पेश करना, मानते हैं कि आप वाकई में चैलेंज है? देखिए, जो हमारे से पूर्व की सरकार थी उसका बजट जो था वो 62 लाख करोड़ का था और वर्तमान सरकार का जो बजट है वो 1,52,000 करोड़ का है। 62,000 करोड़ का था उनका और ये 1,52,000 करोड़ का है। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपके और काम बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका लोन भी बढ़ेगा। और उनका जितना लोन था उस लोन में भी जो हमारा विद्युत निगम था 27,000 करोड़ तो उसी का था, वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो उसके पास ही खड़ा था और वो निगम तो बिठाई दिया था बिल्कुल भी। आज हमारे कार्यकुशलता की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकुशलता की वजह से आज हमारा निगम जो है वो 650 करोड़ के प्रॉफिट में है। अब तो और भी ज्यादा हो गया, तो बहुत पुरानी बात है जब 650 बता रहा मैं आपको। हमने बिजली के रेट भी 40% कम किए, उसके बावजूद भी 650 करोड़ के प्रॉफिट में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमने सारा कुछ सुधार किया उसमें और प्रॉफिट में भी ले गए, वो हमने अपने जिम्मे ले लिया सारा का सारा। कर्जा तो बढ़ रहा है ना, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहले हम कांग्रेस की जब सरकार थी जब 67,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन वो बढ़कर अब 2.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, विपक्ष का ये आरोप है। अगर वो 67,000 का करोड़ का है तो उसमें 27 भी मिला लो ना, तो वो लगभग 1 लाख करोड़ का है। अब वो 2.5 लाख कब दे रहे और बजट कितना है उनका? 60,000 का था, तो ये बजट कितना है उससे? ये तो उससे दुगुने से भी काफी ज्यादा है। तो कर्जा नहीं, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, कर्जा उसके मुकाबले में हमने कम बढ़ने दिया और हमारे आर्थिक प्रबंधन की तारीफ केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बजट आम जन के हित में होगा, लोगों के कल्याण के लिए होगा और सभी वर्गों का इसमें खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अमित शर्मा, चंडीगढ़।